Welcome to Virtual Learning Network. Multinational and their roles, Session 7, Managing the Multinational Finance System. Topics to be covered include the value of the multinational financial system, intercompany fund flow mechanisms, designing a global remittance policy. The value of the multinational financial system. It points out that the value of the multinational financial system arises out of the firm's ability to use it to take advantage through arbitrage of market imperfections and tax differences. जो वैल्यू होती है मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की वो बेसिकली आती है एक पर्टिकुलर फर्म की एबिलिटी से कि वो कितना फायदा उठा सकता है आर्बिट्रेज से और टैक्स डिफरेंसेस से. The three principal forms of arbitrage opportunities discussed include tax arbitrage by shifting profits from units located in high tax nations to those in lower tax nations or from those in a tax paying position to those with tax losses. MNCs can reduce their tax burden. तीन बेसिकली प्रिंसिपल सोर्स होते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी लेने के लिए. पहला है टैक्स आर्बिट्रेज. टैक्स आर्बिट्रेज के थ्रू आप जो प्रॉफिट्स होते हैं यूनिट्स ट्रांसफर कर देती हैं, शिफ्ट कर देती हैं एक ऐसी नेशन से जहाँ पे टैक्स रेट हाई है उस नेशन को जहाँ पे टैक्स रेट कम है, या फिर एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पे टैक्स रेट उनको पे करना पड़ रहा है उस पोजीशन पे जहाँ पे टैक्स लॉसेस हो रहे हैं. इस तरीके से एमएनसी रिड्यूस कर सकते हैं अपना टैक्स बर्डन. फाइनेंशियल मार्केट आर्बिट्रेज. By transferring funds among units, MNCs may able to circumvent exchange controls, earn higher risk-adjusted yields on excess funds, reduce their risk-adjusted cost of borrowed funds, and tap previously unavailable capital sources. एक फर्म अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकती है एक नेशन से दूसरी नेशन पे जहाँ पे उसका जो टैक्स रेट है वो कम हो, जहाँ पे रिस्क हो वो ट्रांसफर हो सके. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी सिस्टम आर्बिट्रेज. When a subsidiary profits are a function of government regulations or union pressures, example where a government agency set allowable prices on the firm's good rather than the marketplace, the ability to disguise the true profitability by relocating profits among units may provide the multinational firm with a negotiating advantage. जब सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बेसिकली फंक्शन बन जाते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस के यूनियन प्रेशर के, जो एबिलिटी होती है ये आप डिस्गाइज कर दो एक प्रॉफिटेबिलिटी रीलोकेट करके प्रॉफिट्स एक ऐसी वहाँ उन यूनिट्स में जो मल्टीनेशनल फर्म को एक नेगोशिएटिंग एडवांटेज प्रोवाइड करें. इंटरकंपनी फंड फ्लो मैकेनिज्म. The MNC can be visualized as unbundling the total flow of funds between each pair of affiliates into separate components that are associated with resources transferred in the form of products, capital, service and technology. MNCs ये विजुलाइज कर सकती हैं कि जो टोटल फ्लो ऑफ फंड्स है हर पेयर में एफिलिएट्स में एक सेपरेट कॉम्पोनेंट जो सेपरेट कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है वो एसोसिएटेड है रिसोर्सेज जो ट्रांसफर्ड हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो कैपिटल सर्विसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो. The different channels available to the multinational enterprise for moving money and profits internationally include transfer pricing, fee and loyalty,
adjustments leading and lagging, intercompany loans, dividends, adjustments investing in the form of debt versus equity. जो चैनल्स होते हैं तरह तरह के जो अवेलेबल होते हैं मल्टीनेशनल इंटरप्राइज में मनी को मूव करने के लिए, प्रॉफिट्स को मूव करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में वो इंक्लूड करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, फी और लॉयल्टी एडजस्टमेंट्स, लीडिंग और लैगिंग, इंटरकंपनी लोन्स, डिविडेंड एडजस्टमेंट्स, या फिर इन्वेस्ट करना डेब्ट के फॉर्म में या इक्विटी के फॉर्म में। एक अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो डिविडेंड होता है, जो इंटरेस्ट होता है लोकल रीपेमेंट्स के लिए, वो मैच किया जा सकता है अगेंस्ट जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है इक्विटी या डेब्ट में, या फिर जो फीस और रॉयल्टीज और जो कॉर्पोरेट ओवरहेड चार्ज हुआ है डिफरेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के लिए और ट्रेडमार्क्स के लिए, लाइसेंस के लिए। टैक्स फैक्टर्स, जो टोटल टैक्स पेमेंट होती है या फिर जो इंटर कंपनी फंड्स ट्रांसफर होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो रेगुलेशंस हैं, टैक्स की रेगुलेशन में, चाहे वो होस्ट कंट्री हो चाहे वो रिसिप्टेंट नेशन हो। जो होस्ट कंट्री होती है वो दो तरह के टैक्स होते हैं, जैसे कि एक पहला जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है टैक्स कॉस्ट को, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को, और दूसरा जो विल कर देता है टैक्स डिविडेंड पे, चाहे इंटरेस्ट पे, चाहे टैक्स फी रेमिटेंस पे। कुछ कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और जापान वो टैक्स रिटेन अर्निंग्स होती है वहाँ पे डिफरेंट रेट पे। कुछ रिसिप्टेंट नेशंस होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे जो टैक्स इनकम होती है रेमिट हो जाती है अब्रॉड से एक रेगुलर कॉर्पोरेट टैक्स रेट में। नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। जो प्राइसिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड की जाती है इंटरनली, वो एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के लिए या एग्जीक्यूटिव्स के लिए। हर गवर्नमेंट से नॉर्मली जो होती है वो प्रिज्यूम करके चलती है जो मल्टीनेशनल यूज़ कर रही हैं ट्रांसफर प्राइसिंग अपनी कंट्री में। जो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के वो इंक्लूड करते हैं कि जैसे कि रिड्यूसिंग टैक्सेस को कम करना, रिड्यूसिंग टैरिफ्स को कम करना, या फिर एक्सचेंज कंट्रोल्स को अवॉइड करना। ट्रांसफर प्राइसेस जो होते हैं वो यूज होते हैं एमएनसी का जो शेयर होता है प्रॉफिट में जॉइंट वेंचर से उसको इंक्रीज करने के लिए। और टैरिफ का इंट्रोडक्शन है वो एक कॉम्प्लिकेट कर देता है डिसीजन रूल को। कुछ कॉस्ट होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं ट्रांसफर प्राइसेस से। अगर टैक्स रिडक्शन की बात करें, जैसे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं परचेजर कंट्री में वो रेवेन्यूज जो होंगी उनको मिल जाएंगी। अगर प्राइस बहुत कम है तो गवर्नमेंट जो होगा वो इंटरफेयर करेगा। कुछ जो कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए आर्म लेंथ प्राइस, ताकि एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए टैक्स अथॉरिटी की, जैसे कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड हो गया, या रीसेल प्राइस मेथड हो गया, या फिर कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, या फिर कोई एप्रोप्रिएट मेथड हो गया। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंट्रोल। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक जो अलग एक यूज है वो है कि वो अवॉइड करे करेंसी कंट्रोल को। जो बाईपासिंग होती है करेंसी रिस्ट्रिक्शंस की वो अपीयर कर जाती है ताकि वो एक्सप्लेन करे कि क्या सिचुएशंस हो रही हैं सब्सिडीज में, वो किस तरह से ऑपरेट हो रही है विलेज डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे टैक्स रेट कम है और प्राइस जो गुड्स सेल होते हैं वो और प्राइस होते हैं। और कंपनीज उन ऐसी कंपनीज में जहाँ पे जो विलिंग होती है टैक्स पे पेनाल्टी पे करने के लिए, जो सब्सिडीज होती हैं वो दिखाती है करस्पॉन्डिंग रिडक्शन उनके कैश बैलेंस में और टैक्सेस में हायर एक्सपेंसेस की वजह से। जॉइंट वेंचर्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कुछ और ट्रांसफर प्राइसिंग में जो अराइज कर जाते हैं जब कुछ एफिलिएट्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो
ओन्ड होती हैं जॉइंटली एक या एक से ज़्यादा पार्टनर में। जो आउटसाइड पार्टनर्स होते हैं वो कुछ सस्पिशियस होते हैं कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग में भी यूज हो रहा है ताकि प्रॉफिट शिफ्ट हो सके जॉइंट वेंचर से वहाँ पे जहाँ पे वो शेयर हो सके, तो ताकि एक जो प्रॉफिट है वो शिफ्ट हो सके एक जॉइंट वेंचर से टू अ होली ओन सब्सिडरी में। कोई परफेक्ट आंसर नहीं है इस प्रॉब्लम का। जो डिटर्मिनेशन होती है फेयर ट्रांसफर प्राइस की वो रिजॉल्व होनी चाहिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट बना है जॉइंट वेंचर का उससे पहले। नेक्स्ट इज डिसग्यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वो इरेक्ट करती हैं हाई ट्रैफिक बैरियर्स ताकि वो डेवलप कर सके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, उनको पता चल जाए कि उनकी पोटेंशियल क्या है यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जो ट्रांसफर प्राइस एडजस्टमेंट्स होता है वो बेसिकली डिस्टॉर्ट कर देता है प्रॉफिट्स को जो रिपोर्टिंग यूनिट्स अर्न करती हैं और डिफिकल्टीज क्रिएट करता है मैनेजर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। और इसके साथ साथ जो मैनेजर्स होते हैं इवैल्यूएट करते हैं जो प्रॉफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं ताकि पता चल रहा है कि कितना इंसेंटिव है। नेक्स्ट इज री-इन्वॉइसिंग सेंटर्स। एक अप्रोच जो यूज होती है मल्टीनेशनल्स के थ्रू वो होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज करा जाए और अवॉइड करा जाए जो क्वांटिटी है गवर्नमेंट की और जो कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी को। जो प्राइस अगर हम बात करें इन्वॉइसिंग की तो एमएनसी इससे अपने कॉस्ट को जो उनकी कॉस्ट होती है उनको कन्वर्ट कर देते हैं एक करेंसी से दूसरे करेंसी में और फिर उनको बाद में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक री-इन्वॉइसिंग सेंटर बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन कॉस्ट हो वो अच्छी हो। नेक्स्ट इज फीस एंड रॉयल्टीज। मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे कि हेडक्वार्टर की जो सर्विस एडवाइस होती है या एलोकेटेड ओवरहेड जो होते हैं, पेटेंट्स जो होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, वो बहुत यूनिक होते हैं। ट्रांसफर प्राइस सर्विसेज के लिए सेम टैक्स कैरी करती हैं, एक्सचेंज कंट्रोल इफेक्ट्स में इफेक्ट करती हैं। वो जो एक कॉमन अप्रोच है उसे फी को सेट करने के लिए रॉयल्टी चार्जेस को, वो है कि पेरेंट क्या डिसाइड कर रही है, कौन सा डिजायर्ड अमाउंट डिसाइड कर रही है टोटल फी रेमिटेंसेस के लिए ओवरसीज कॉर्पोरेशन में। जो गवर्नमेंट है वो टिपिकली प्रेफर करती है प्रायर एग्रीमेंट्स और स्टडी और प्रेडिक्टेबल पेमेंट फ्लोज। नेक्स्ट इज लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग की कुछ जो एक बहुत ही फेवर्ड मीन्स होती है शिफ्ट करने के लिए लिक्विडिटी, एफिलिएट्स में एक्सीलरेशन के थ्रू ये भी कंसिडर किया जाता है। जो वैल्यू होती है लीडिंग लैगिंग की वो डिपेंड करती है अपॉर्चुनिटी पे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या अपॉर्चुनिटी है उनकी पेइंग यूनिट के लिए और रिसिप्टेंट के लिए भी। लीडिंग एंड लैगिंग के बहुत एडवांटेजेस भी होते हैं जैसे एक डायरेक्ट इंटरकंपनी लोन्स में कि कोई फॉर्मल रूट नहीं होता है इंडेप्टनेस का, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है वो ऐसी फ्रीडम्स लोन्स पे कई बार परमिट कर देती हैं। गवर्नमेंट्स कम इंटरफेयर करती हैं पेमेंट में, जो इंटरकंपनी अकाउंट्स में पेमेंट होती है डायरेक्ट लोन में। और सेक्शन 482 भी अलाउ करता है कि इंटरकंपनी जो अकाउंट्स हैं वो अप टू 6 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री हो सकते हैं। अगर ऐसे इसको देखा जाए तो इंटरेस्ट चार्ज होता है हमेशा ऑल इंटरकंपनी लोन्स में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट्स की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इंटरकंपनी क्रेडिट टर्म्स को। नेक्स्ट इज इंटरकंपनी लोन्स। इंटरकंपनी लोन्स हो सकता है वो बहुत ही वैल्यूबल होता है फर्म के लिए। कोई भी एक तरीका हो सकता है जैसे क्रेडिट रेशनिंग हो सकती है, करेंसी कंट्रोल हो सकता है, डिफरेंशियल टैक्स रेट्स हो सकते हैं कुछ कंट्रीज में। नेक्स्ट इज बैक टू बैक लोन। बैक टू बैक लोन्स को हम कई बार फ्रंटिंग लोन्स या लिंक फाइनेंसिंग भी कहते हैं। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो अप्लाई करती हैं डिफरेंट टैक्स रेट्स इंटरेस्ट पेड जो होते हैं उनके लिए।
करेंसी कंट्रोल्स इम्पोज होते हैं ताकि गवर्नमेंट परमिट कर सके लोकल सब्सिडी को वो ऑनर कर सकें। नेक्स्ट इज पैरेलल लोन्स। पैरेलल लोन एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप जो ब्लॉक फंड्स होते हैं उनको रिपाट्रिएट कर सकते हो इफेक्टिवली, और जो एक्सचेंज कंट्रोल उनके रिस्ट्रिक्शंस को हटा सकते हो, प्रीमियम एक्सचेंज रेट जो है उनको हटा सकते हो। नेक्स्ट इज डिविडेंड्स। डिविडेंड एक बहुत अच्छा तरीका होता है फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए एक फॉरेन एफिलिएट से पेरेंट कंपनी में। जो अकाउंटिंग होती है 50% से ज़्यादा और जो रेमिटेंस होती है यूएस फंड पर होते हैं। जो पेरेंट कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये निकालने के लिए कि डिविडेंड्स कितना डिविडेंड रिसीव होगा अब्रॉड से। फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंसिंग डिविडेंड पेमेंट्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी शिफ्ट करते हैं, ऐसी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक्सचेंज कंट्रोल्स। एक्सचेंज कंट्रोल्स एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है डिविडेंड डिसीजंस में। जो नेशंस होती हैं जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्ट करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं पेमेंट डिविडेंड्स की फॉरेन कंपनीज में। जॉइंट वेंचर्स जो प्रेजेंस जिनकी होती है लोकल स्टॉक होल्डर्स की, वो एक कंस्ट्रेंट कंटेन करते हैं कि एमएनसी की एबिलिटी को एडजस्ट करना डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इक्विटी वर्सेस डेब्ट, ये भी डिसाइड करना होता है कि जो कॉर्पोरेट फंड्स हैं वो किस तरह ओवरसीज में इन्वेस्ट किए जाएं, इक्विटी के फॉर्म में या डेब्ट के फॉर्म में, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग अ ग्लोबल रेमिटेंस पॉलिसी। द टैक्स फाइनेंसिंग international financial executives is to coordinate the use of financial linkages in a manner consistent with value maximization to the firm as a whole. The task requires the following four interrelated decisions: how much money to remit, when to do so, where to transmit these funds, and which transfer method to use. जो टास्क होता है फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव का वो यही होता है वो कोऑर्डिनेट करें जो यूज है बहुत सारे जो फाइनेंशियल लिंकेजेस हैं इस तरीके से ताकि जो उनकी वैल्यू है उनकी फर्म की वो मैक्सिमम हो। इस टास्क के लिए 4 डिसीजंस की जरूरत है जो डिसीजंस आपस में इंटर रिलेट करते हैं। पहला, कितना मनी चाहिए जो कि ट्रांसफर हो रेमिट किया जाए, कब उसको रेमिट किया जाए, उन फंड्स को कैसे कहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, कहाँ पे ट्रांसमिट किया जाए और कौन सी ट्रांसफर मेथड यूज किए जाएं। ये सब कंसिडरेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। नाउ prerequisites. A number of factors strongly impact on an MNC ability to benefit from its international financial transfer system. These include the number of financial links, volume of inter-affiliate transactions, foreign affiliate ownership pattern, degree of product and service standardization and government regulations. कुछ फैक्टर्स हैं जो स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं एनएनसी की एबिलिटी को कि अपना बेनिफिट्स इंटरनल फाइनेंशियल ट्रांसफर सिस्टम में कैसे ट्रांसफर कर रही हैं, जैसे कि उनके कितने फाइनेंशियल लिंक्स हैं, क्या वॉल्यूम है उनके इंटर एफिलिएट ट्रांजैक्शंस का, फॉरेन एफिलिएट ओनरशिप का पैटर्न क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस की स्टैंडर्डाइजेशन की डिग्री क्या है और गवर्नमेंट्स कौन कौन सी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं। Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what are the principal advantages of investing in foreign affiliates in the form of debt instead of equity? Next is, describe the 5 different means that the MNC used to manipulate reportedly profitability among the various units. That's all for this session. Thank you.